गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम अपने सेल चैप्टर के एक नए पार्ट को लेकर के आ चुके हैं, जो है पार्ट नंबर 4। तो इस पार्ट नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे, इसको जानने से पहले अपने इस चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पर पहले पार्ट 3 के बारे में कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कल के चैप्टर में हमने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं और उनके आंसर्स आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, क्विजेस नाम का एक सेक्शन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बिल्कुल नीचे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया होगा, आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है वो भी आपको ऑप्शंस नीचे मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। दूसरा, सेल वॉल किससे बनी होती है। तीसरा, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो किसको बनाने में हेल्प करता है, किस चीज को बनाने में, फॉर्मेशन करने में, किसी चीज की फॉर्मेशन करता है ना वो, तो वो किस चीज की फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। इन क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिएगा और हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम सेल मेम्ब्रेन तो हम लोग कल पढ़ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, और बाय द वे हम आपको यहां पे बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, एक मिनट मार्कर, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस बोल लो। किसके क्लासिफिकेशंस? क्लासिफिकेशंस की हिंदी होती है वर्गीकरण, यानी हम चीजों को यहां पर बांटने वाले हैं। किसको बांटेंगे हम, क्या पढ़ने वाले हैं यहां पर क्लासिफिकेशंस में? तो देखो, हम क्लासिफिकेशंस ऑफ सेल, सेल की क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशंस क्यों लिखा? क्योंकि सेल का वर्गीकरण एक प्रकार से नहीं किया जाता है, यानी सेल को जब हम बांटते हैं ना, जैसे एग्जांपल दे देते हैं आपको, जैसे हमने बोला एनिमल सेल, प्लांट सेल, इसके बारे में अलग पढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उसमें यूनी और मल्टी आता है ना, तो यूनिसेल और मल्टी सेल, ये क्या है? तो ये सब टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। जब हम नंबर ऑफ सेल की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन सेल का दो तरीके से करते हैं। एक तो या तो सेल अकेली सिंगल होगी तो यूनिसेलुलर कहलाएगा, और दूसरा होगा जब सेल्स बहुत सारी होंगी तो मल्टी सेल कहलाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े होंगे, तो वो यूनी यानी एक सेल से बने, और मल्टी सेल आपने पढ़ा है तो यानी वो मल्टी सेलुलर, जो आपने वर्ड पढ़ा है वो मल्टी सेल से बने, यानी बहुत सारी सेल से मिलकर बने तो मल्टी सेलुलर। तो ये पहले हमने वर्गीकरण कर दिया सेल का बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, यानी बेस्ड ऑन नंबर, नंबर के आधार पर हमने सेल को बांटा यूनिसेल और मल्टी सेल में। समझ में आई ये बात? उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी आपके कि कैसे हमने इसको बांटा चीजों को। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने और क्या पढ़ा? तो देखो, दूसरा हम इसको बांट देते हैं बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम ऐसा बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के टाइप पर। अच्छा ये बताओ, दुनिया में ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स, ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, लिविंग बींग्स की सबकी बात हो रही है, तो हमने इसको मोटे मोटे तरीके से दो भागों में तो बांटा है। एक तो मैंने बांटा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, वीडियो क्लियर आ रही है ना? ठीक है। तो सबसे पहले तो एक तो मैंने क्या बता रहा था मैं, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को हमने दो चीजों, दो तरीके से मैंने बांटा है। ऑर्गेनिज्म को हमने दो तरीके से बांटा हुआ है। कैसे? एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। भाई दुनिया में प्लांट्स हैं, लिविंग बींग्स में आते हैं, और एनिमल्स आते हैं, ऐसे तो बांटा है, इसके अलावा कोई चीज है नहीं है। तो वैसे ही हमने सेल को टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बांट दिया, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एक तो प्लांट सेल और दूसरी एनिमल सेल, इसके आधार पर बांटा है, जो कि मैंने आपको बताया भी हुआ है पहले से। तीसरा, तीसरा किस चीज के बेस पे बांटा है भाई? बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन फंक्शन, कार्य के आधार पर बांट सकते हैं हम लोग, फंक्शंस के आधार पर बांट सकते हैं, कार्य के आधार पर। कार्य कैसे करती है सेल? तो कार्य के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन लिखा है SSIFICATIONS, ठीक है ना। बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पर कैसे बांटते हैं? फंक्शन के आधार पर कैसे बांटते हैं? तो देखो, एक तो सोमेटिक सेल होती है और एक हमारी होती है सेक्स सेल, या जिसको हम लोग जर्म सेल भी कहते हैं। जर्म सेल, सेक्स सेल या जर्म सेल, ये क्या है? तो वो सेल, ये हालांकि हमारे चैप्टर में है नहीं, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ओवरव्यू दिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं इस बात की। सोमेटिक सेल क्या है और सेक्स सेल या जर्म सेल क्या है? तो वो सारी सेल जो अपने बॉडी को बनाने के काम में आ रही हैं, वो सोमेटिक सेल है। तो आप कहोगे फिर ये कौन सी सेल है? ये बॉडी नहीं बना रही, ये बॉडी नहीं बना रही, ये हमारे गैमीट्स को बनाने के काम में आती हैं। गैमीट्स बोले तो जैसे मेल में गैमीट होता है क्या? मेल का सेक्स सेल क्या है? स्पर्म। फीमेल की सेक्स सेल क्या है? ओवम। तो ये उसको बनाने के काम में आती हैं, वही होती हैं सेक्स सेल। ये हमारी बॉडी को नहीं बना रही, ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करा रही है। समझ में आ रही है बात? जो रिप्रोडक्शन में आगे काम आएगा। रिप्रोडक्शन क्या है? क्लास 10 में पढ़ेंगे हम लोग। तो समझ में आ रही? और सोमेटिक सेल जो आगे जाकर के हमारे इन हाथों को बनाएंगे, उंगलियों को बनाएंगे, आंखों को बनाएंगे, हमारे सारे ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, वो सब है सोमेटिक सेल। समझ में आ रही है बात? वो सब कौन सी सेल है? सोमेटिक सेल। इतनी बात क्लियर है? तो सोमेटिक सेल और सेक्स सेल समझ में आ रही बात? ठीक है। ये फंक्शन के आधार पर हमने बांट दिया। भाई फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन कुछ और है, इसका फंक्शन कुछ और है। इसका फंक्शन है गैमीट्स का फॉर्मेशन करना, और इसका फंक्शन है हमारे सारे ऑर्गन्स को बनाना, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को बनाना, उसमें हेल्प कर रही है। क्लियर है? फोर्थ, और कौन से बेस पे बांट सकते हैं हम लोग? किस पे बांट सकते हैं और बताओ भाई? तो एक बहुत ही बढ़िया है टाइप, हम लोग कह सकते हैं बेस्ड ऑन न्यूक्लियस। यही अभी हम पढ़ने वाले थे मेन। न्यूक्लियस के बेस पे हम लोग इनको दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल, क्या बोला मैंने? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ये क्या होता है इसको हम अलग से दोबारा अभी लिखेंगे, इन सबको इरेज कर देंगे। इसको मेनली में पढ़ना है, बाकी सब तुम पढ़ा चुके हैं। नंबर ऑफ सेल, देखो क्लासिफिकेशन सेल काम कर रहे हैं। कितने तरीके से बांट सकते हैं सेल को? इतने सारे तरीके से बांट सकते हैं, और भी शायद तरीके होंगे, मेरे समझ में तो इतने आए, तो मैंने अपने तरीके से लिखा चीजों को। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, एक तो सेल अकेली सिंगल हो सकती है तो यूनिसेल, और एक मल्टी सेल, इस तरीके से बांट दिया। एक तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के टाइप पर बांट सकते हैं। ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट होगा या एनिमल होगा, तो एनिमल के अंदर एनिमल वाली सेल, प्लांट के अंदर प्लांट वाली सेल, ऐसे बांट दिया। बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पर बांट देते हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल या सेक्स सेल। सोमेटिक सेल हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को बनाने में हेल्प करेंगी, और सेक्स सेल हमारे जो गैमेट्स को बनाने में मदद करेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे स्पर्म, ओवम, इनको बनाने में मदद करते हैं। न्यूक्लियस के बेस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसको हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और इसको समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या है। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए। तो अभी हम न्यूक्लियस के आधार पर सेल को बांटेंगे कितने तरीके से? दो तरीके से। एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? माइक वर्क कर रहा है? ठीक, आवाज क्लियर है? ठीक, तो इधर देखिए, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल, ये दो सेल क्या होती है प्रोकैरियोटिक? तो इसको तोड़ते हैं। ये बना है प्रोकैरियोन शब्द से, प्रो और कैरियोन, प्रो और कैरियोन। जहां पर ये कैरियोटिक शब्द कैरियोन से आया है, और कैरियोन का मतलब होता है KARYON, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यहां पर भी कैरियोटिक शब्द का मतलब है क्या? न्यूक्लियस। कैरियोन शब्द से आया है ये। अब बचा प्रो, और इसमें बचा यू, EU। तो प्रो का मतलब होता है पहले, बिफोर, पहले, या पुराना कह सकते हो, प्रीमिटिव कह सकते हो। क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो? प्रीमिटिव कह सकते हो। दिख रहा है? प्रीमिटिव कह सकते हो, प्रीमिटिव, पहले कह सकते हो, बिफोर कह सकते हो, प्रीमिटिव कह सकते हो, प्रो का मतलब। और यू का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू। देखो ट्रू यू,
मैच भी कर रहा है, ट्रू, यू, ट्रू, तो ट्रू। तो यानी इसका मतलब हो गया सर ये पहले वाला न्यूक्लियस, हाँ बिल्कुल सही आपने पहचाना। इसको जब हम संधि विच्छेद करके ऐसे आपस में जोड़ेंगे इनको, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, प्रो यानी पहले, या प्रिमिटिव पुराना, पुराना कह सकते हो, पुराना, वो भी एक ही बात है, पुराना, पहले का, बिफोर, एक ही बात है सब। तो यानी पुराना न्यूक्लियस वो प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है, पुराना और नया, ये क्या है भाई, तो जिसके अंदर पुराना या पहले का न्यूक्लियस हो उसमें क्या चीजें होंगी उस सेल में, और जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस हो वो क्या है। तो इसको हम आइए समझते हैं अच्छे से। तो पहले तो हम इसको इरेज करते हैं और इनके चीजों को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज कि इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है, भाई हम न्यूक्लियस के आधार पे बांट रहे हैं ना इस सेल को न्यूक्लियस के बेस पे बांट रहे हैं। हमने बताया ना सेल को बहुत सारे तरीकों से बांटा गया है, अभी हम न्यूक्लियस के हिसाब से बांट रहे हैं। तो इसमें न्यूक्लियस और इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा उसकी बात करेंगे हम, बस यही है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है, क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन बोले तो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है ये किसमें कैसा दिखेगा, प्रोकैरियोटिक में कैसा दिखेगा और यूकैरियोटिक में कैसा दिखेगा, बस उसके आधार पे आप पढ़ रहे हो, चीजें समझ में आ रही है बात। तो न्यूक्लियर रीजन जो है इज नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, ये अच्छा नहीं होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियर रीजन आपको सही से डिफाइन नहीं होगा। मतलब सर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर रीजन जो है ना, जो न्यूक्लियस का क्षेत्र होता है, मैंने आपको न्यूक्लियस बना के दिखाया था कल की डेट में, कल के पार्ट में, क्या न्यूक्लियस से बनाया था, कल वाली वीडियो में देखा था, न्यूक्लियस अंदर बहुत सारी चीजें भरी थी, न्यूक्लियस था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ये सब न्यूक्लियस के अंदर था। तो इसमें न्यूक्लियस की जो ये मेम्ब्रेन है यही नहीं होती है, न्यूक्लियस ही पूरा सही से नहीं डिफाइंड होता है, यानी ये मानो कि ये साइटोप्लाज्म में शामिल है, किसमें शामिल है, साइटोप्लाज्म समझते हो ना सेल के अंदर, इस साइटोप्लाज्म में है, ये अलग से आपको दिखेगा नहीं कि ये न्यूक्लियस है, समझ रहे हो, उसी में ही शामिल है। तो वही लिखा है न्यूक्लियर का जो क्षेत्र है, रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड नहीं होता है। और जब ये वेल डिफाइंड ना हो तो इसी को हम लोग कहने लगते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहने लगते हैं, न्यूक्लियोइड। याद रखना ये बात, न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं, जिस सेल का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो, न्यूक्लियर रीजन अच्छे से डिफाइंड ना हो, अच्छे से ना दिख रहा हो, उसी में शामिल हो, प्रोकैरियोटिक सेल का होता है ये, बस वही कहलाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड। जिस सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो तो बस उस क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियोइड। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड होता है, तो इसमें न्यूक्लियोइड है। इसमें क्या है भाई, आपको पता है, इसमें न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है। कैसा होता है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर रीजन इज लिख लो, न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड होता है, अच्छे से दिखता है बाकायदा। ये भाई सेल बनी है, ये बाकायदा न्यूक्लियस बना है, उसके अंदर सारी चीजें हैं दुनियादारी की, तो इसमें सारी चीजें डिफाइंड। क्लियर है बात, इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, ऐसे इसी में ही शामिल है, कहीं क्षेत्र इसी में ही सब बना हुआ है। क्लियर है ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर समझ रहे हैं। पहला अंतर समझ गए, पहली चीज आप समझ गए। अंतर क्या, आप दोनों पढ़ रहे हैं, अंतर या सिमिलरिटी या डिफरेंस बात नहीं कर रहे हैं, इसमें समानता भी आ सकती है, अंतर भी आ सकते हैं। तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है। दूसरा सेकंड वन क्या है, सेकंड वन हमारा है कि इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। भाई जब न्यूक्लियस ही नहीं है सही से, जैसे आपने पढ़ा था ना, इसकी एक मेम्ब्रेन होती है जो डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस ही सही से नहीं दिख रहा है, तो उसकी मेम्ब्रेन कहां से दिखेगी। तो हम कह सकते हैं डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, इसके न्यूक्लियस के पास क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। या आप कह सकते हो डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कुछ भी कह सकते हो। तो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखो, क्योंकि न्यूक्लियस आधार पर बांट रहे हो, न्यूक्लियस के आधार पर बांट रहे हो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख लीजिए आप। और इसके पास बिल्कुल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छी खासी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखती है, बढ़िया तरीके से अच्छी सी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है, वेल डिफाइंड है, अच्छे से दिख रही है। तीसरा, अच्छा ये बताओ, कोशिका के सेल के अंदर, ये सेल है, इसके अंदर क्या सिर्फ न्यूक्लियस ही है। भाई न्यूक्लियस तो है, ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें आ जाओ, ये सेल है,
ये सेल का बाहर वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस। क्या यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें हैं, ये साइटोप्लाज्म भी तो है, यही इतना ही है? नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे से कुछ ऑर्गेनेल्स भी हैं, अभी हम पढ़ाएंगे आगे, इसी वीडियो में आगे हम कवर करेंगे ऑर्गेनेल्स को भी। छोटे छोटे से ऑर्गेनेल्स के अलग अलग काम है, सेल के अंदर छोटे छोटे से ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अलग अलग काम है। सेल को तो सारे काम करने हैं अपने बॉडी की तरह, सेल तो सारे काम करेगी, सांस भी लेगी, खाएगी पिएगी, दुनिया सारे काम करेगी, तो सारे ऑर्गन चाहिए अपने अंदर। जैसे हम इंसान हैं तो हमें आंख चाहिए देखने के लिए, नाक चाहिए सूंघने के लिए, सांस लेने के लिए, खाने के लिए मुंह चाहिए, पेट चाहिए। उसी प्रकार से सेल को भी ऑर्गेनेल्स चाहिए, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स चाहिए। तो यहां पर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। मतलब सर जितने भी ऑर्गेनेल यहां होंगे ना, वो इसी में ही शामिल होंगे, इसके साइटोप्लाज्म में ही फैले होंगे, यानी वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, यानी किसी मेम्ब्रेन से घिरे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक ऑर्गेनेल बताते हैं, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है, इस तरीके से कुछ दिखता है। तो जब आप माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो इसमें तो ऐसा दिखेगा, लेकिन इसमें ये इसी में ही शामिल होगा, इसके न्यूक्लियोइड में ही शामिल होगा, इसी रीजन में शामिल, इसके साइटोप्लाज्म में शामिल होगा। समझ रहे हो? तो यानी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है इनके आसपास। जैसे मेम्ब्रेन है ना, ये इनका वेल डिफाइंड अलग से कि मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना अलग से, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते इनमें। इतनी बात क्लियर है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स absent, membrane bound organelles absent, but ribosomes present, राइबोसोम्स होते हैं इनमें। क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन बनाने वाले, तो बताया था, बस इतना ही इनका काम भी है सेल चैप्टर में, और कोई काम भी नहीं है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें है नहीं, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। दूसरी चीज की राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। सर इसमें एब्सेंट है तो इसमें कैसे होंगे? सर प्रेजेंट होंगे। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? नीचे जा रहा है, ठीक है ना, नीचे जा रहा है, चलो यहां लिख देते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब इसके आगे लिख देते हैं यहां पे, राइबोसोम्स इसमें भी होते हैं, राइबोसोम्स इसमें भी होते हैं। याद रखिएगा ये बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में भी है, और राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में भी है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, राइबोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने? चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल, कोई भी सेल हो, तो इन दोनों में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि बताओ कोई एक ऐसा ऑर्गेनेल या ऐसी 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 कोई चीज बताओ सेल के अंदर जो दोनों ही सेल में पाई जाती हो, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, तो आप क्या बोलोगे? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, बोथ टाइप ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक में भी होती हैं ये और यूकैरियोटिक में भी होते हैं। कौन? राइबोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है? एक और अच्छा पॉइंट लिखने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं और ऊपर लिख लेते हैं, यहां जगह नहीं रही होगी तो यहां से लिखते हैं, दिख रहा है? ठीक है। चौथा पॉइंट, ओनली वन क्रोमोसोम, ये पॉइंट याद रखिए, ओनली वन क्रोमोसोम। इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में कितने? एक क्रोमोसोम होता है, और इधर मोर देन वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम से ज्यादा होते हैं, एक क्रोमोसोम से ज्यादा होते हैं। मोर देन वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम से अधिक होते हैं, 2 4 8 10 अधिक होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, इतना, और इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। साइज की बात कर लो तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, जब उसमें सब चीजें उसी में शामिल है, अलग अलग नहीं है, तो जगह भी कम चाहिए, उसका साइज भी छोटा होता है। इसका साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, और इसका साइज कितना होता है? इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। याद रखिएगा। माइक्रोमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर ये उसका सिंबल होता है, डिनोट करते हैं हम लोग इससे, ये जो मैंने बताया इससे डिनोट करते हैं माइक्रोमीटर को। ये माइक्रोमीटर क्या है? तो एक माइक्रोमीटर बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। बाकी आप अंदाजा लगा लेना इस हिसाब से। एक माइक्रोमीटर का एक मतलब होता है 0.001 मिलीमीटर। इतनी बात क्लियर है? अब यहां माइक्रो को कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो इसीलिए माइक्रोमीटर को इस तरीके से लिख देते हैं। तो एक माइक्रोमीटर में 0.001 मिलीमीटर होता है। इतनी बात क्लियर है? इसका साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, इसका साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर, यानी ये यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती है। इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, इस वजह से इनको ज्यादा जगह चाहिए। क्लियर है ये बात? और कोई पॉइंट है? हाँ, एक और अच्छा पॉइंट है, इसमें फ्लैजिला याद करो,
फ्लैजेला बताया है आपको। जब मैंने आपको डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल बताई थी तो मैंने उसमें बताया था, यहीं पर कहीं बताया था, क्लेमिडोमोनास। क्या बताया था? क्लेमिडोमोनास। ओ ये वाला चला गया, तो आप ये देख लीजिएगा, मतलब आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ना। ओनली वन क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम, ये लिखा है मोर देन वन क्रोमोसोम, ठीक है। बाकी तो नीचे दिख ही रहा होगा। मैंने बोला फ्लैजेला, फ्लैजेला न्यूक्लियस, फ्लैजेला जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। मैंने क्या बोला? फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। एक काम करते हैं, इसको बढ़िया से लिख देते हैं दोबारा से, जिससे आपको दिक्कत ना हो और हमको भी दिक्कत ना हो समझाने में। शॉर्ट में लिख देंगे जिससे आपकी सारी बातें समझ में आ जाएं। चलिए भाई जल्दी जल्दी से लिख देंगे, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे। तो मैंने बोला तो टॉप से लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक, क्या क्या पढ़ा? पहला, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। कट का निशान लगा दिया, समझ जाना अपने आप, शॉर्ट में लिख रहे हैं। न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, जो कहलाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड। जब न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड ना हो तो वही न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसमें क्या बोला मैंने? इसमें क्या बोला मैंने? इसमें मैंने बोला कि न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होता है न्यूक्लियर रीजन। अगला पॉइंट मैंने क्या बोला? अगला पॉइंट बोला था डू नॉट हैव मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन नहीं होती है इस वाले न्यूक्लियस के पास, इस वाली सेल के न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है ना। सब उसी में ही शामिल है, साइटोप्लाज्म में ही। लेकिन इसके पास हैव मेम्ब्रेन, हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन ना लिख के आप लिख लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तीसरा अच्छा पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन से बाउंड जो ऑर्गेनेल्स हैं, कवर्ड जो ऑर्गेनेल्स हैं, वो कैसे होते हैं? होते ही नहीं है, अब्सेंट, आर अब्सेंट। लेकिन राइबोसोम होते हैं, याद रखना। बट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ऐसे प्रेजेंट लिख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स तो होते ही होते हैं, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट समझते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? राइबोसोम्स वाला पॉइंट हो गया। और क्या था? ओनली वन क्रोमोसोम, ओनली वन क्रोमोसोम, ओनली वन क्रोमोसोम प्रेजेंट। एक क्रोमोसोम सिर्फ होता है। मोर देन वन, मोर देन वन क्रोमोसोम। राइटिंग पे नहीं जाइएगा, सिर्फ चीजें समझिएगा। मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, इसमें एक ही क्रोमोसोम होता है। इतनी बात क्लियर है? साइज की बात करें तो इसका साइज होता है, इन वाली सेल का साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? नीचे इसके लिख देते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। इतनी बात ध्यान रखिएगा। और इनका साइज 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। क्लियर है? एक अच्छा पॉइंट जो हम यहां लिख रहे थे, फ्लैजेला, फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये बढ़िया बात मैंने लिखी थी, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। ये मैंने बात लिखी थी। तो ये समझो ये क्या है? फ्लैजेला क्या चीज? क्लेमिडोमोनास, याद है? क्लेमिडोमोनास मैंने बनाया था करके और ऊपर चला गया, ऐसे करके बनाया था, ऐसे करके, और ऊपर से ऐसे दो करके निकाले थे। याद आई अब बात? तो ये मैंने बोला था ना, मुझे इससे निकली होती, इन्हीं को हम लोग फ्लैजेला कहते हैं। ये मूवमेंट में हेल्प कराती है। किस में हेल्प कराती है फ्लैजेला? मूवमेंट में, यानी किसी भी सेल को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। कौन सी? ये फ्लैजेला, जो स्ट्रक्चर होता है ना फ्लैजेला का, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जिससे मूवमेंट करा सके, और यहाँ फ्लैजेला एब्सेंट होता है, मूवमेंट नहीं कराना है इतना, तो फ्लैजेला नहीं है, इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल सर इसका, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ टॉप पे लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। क्या एग्जाम्पल है इसका? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो सेल्स हैं वो सब प्रोकैरियोटिक सेल में आती हैं। बैक्टीरिया की सेल किस में आती है? प्रोकैरियोटिक सेल में। स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का, ऐसे दिखता है, ऐसे करके, ऐसे करके लंबी सी निकली होती पूंछ जैसी, और इसी के अंदर सब दुनियादारी चीजें शामिल हैं। साइटोप्लाज्म है, यही सारे ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड होता नहीं है,
और इसी के अंदर होते हैं। और ये फ्लैजेला जो है ना, जो फ्लैजेला होती है, ये जो फ्लैजेला होती है ये इसके मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। फ्लैजेला, ये है फ्लैजेला। क्लियर है बैक्टीरिया। और इसमें कौन सा आता है? इसमें बहुत सारे आते हैं। इसमें सारे प्लांट्स की जो सेल हैं, प्लांट्स की सेल हैं, एनिमल्स की सेल हैं और फंजाई की सेल्स हैं। ये सब कौन सी सेल्स हैं? यूकैरियोटिक सेल हैं। कैसी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। तो फंजाई में पाई जा रही है, प्लांट्स में पाई जा रही है, एनिमल्स में पाई जा रही है, सब यूकैरियोटिक सेल है। और जो इनमें पाई जा रही है वो बैक्टीरिया में जो पाई जा रही है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। इतनी बात क्लियर है। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, इसमें वेल डिफाइंड होता है। सारे ऐसे ही हमने आपको बता दिए हैं। इरेज करते हैं इसको और आगे हम चीजों को समझते हैं। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स पढ़ा। सेल को हम लोगों ने बांटा। एक तो सेल को बांटा ऑर्गेनिज्म के टाइप पर। ऑर्गेनिज्म कैसे टाइप कैसे दिखते हैं? तो ऑर्गेनिज्म दो होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो प्लांट सेल एनिमल सेल के हिसाब से बांट दिया। भाई प्लांट सेल में कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं वो एनिमल में नहीं होती हैं, और एनिमल में कुछ चीजें होती है जो प्लांट में नहीं होती। जैसे एग्जांपल हम दे देते हैं सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ जाइए। दूसरा हमने बांटा नंबर के हिसाब से, तो यूनिसेल और मल्टी सेल। यूनिसेल एक सेल और मल्टी सेल बहुत सारी सेल। यूनिसेल से बने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, और जब बहुत सारे सेल से बने वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक, ये पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? फंक्शन के आधार पर पढ़ा हमने। फंक्शन के आधार पर हमने सेल्स को बांटा। फंक्शन के आधार पर सेल कैसे बटेंगी सर? एक तो होती है वो वाली सेल, कौन सी वाली सेल? सोमैटिक सेल। और एक होती है जर्म सेल या सेक्स सेल। सोमैटिक सेल हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करती है, सारे ऑर्गन्स बनाने में हेल्प कर रही हैं। और जो सेक्स सेल्स होती हैं वो मदद करती हैं हमारे गैमेट्स को बनाने में। स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, इसको बनाने में मदद करती है। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियस के बेस पे बांटा हमने सेल को। न्यूक्लियस के बेस पे बांटा तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हो गया। कौन सी सेल हो गई? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? चल, अभी देखिए, अभी देखिए, चलिए, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, तो देखो, सेल ऑर्गेनेल्स इसका मतलब क्या हुआ समझिए। हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो बोन्स ने कर रखा है। सबसे ऊपरी चीज हमारी स्किन है। कुछ इसी प्रकार से हमारी सेल जो है वो सारे काम कर रही है। न्यूट्रिशन उसको करना है, रेस्पिरेशन उसको करना है, एक्सक्रीशन उसको करना है, सारे काम वो करती है जैसे हम लोग करते हैं। तो जब उसे सारे काम करने हैं तो अलग अलग अंग भी तो चाहिए। जैसे अपने पास अलग अलग अंग हैं सब काम करने के लिए, हृदय है धड़कने के लिए, खून को पहुंचाने के लिए, ऐसे सब अलग अलग अंगों का काम है ना। उसी प्रकार से सेल के भी ऑर्गेनेल्स होंगे ना। तो ये टर्म याद रखिएगा, जब ऑर्गन आ जाए, ऑर्गन, तो याद रखना किसी पार्ट किसी अंग का बात कर रहे हो। और ऑर्गेनेल आ जाए तो अंगक की बात कर रहे हो। ऑर्गेनेल आ जाए, ऑर्गेनेल सेल का पूछा जाता है, और ऑर्गन पूछा जाए तो एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। आपने सुना होगा प्लांट हरे क्यों होते हैं? पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरी क्यों दिखाई देती है? तो हम लोग कहते हैं कि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे, हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और पानी की मदद से। इन्हीं सारी खनिजों की मदद से वो अपना भोजन बनाते, तैयार करते हैं। इतना आपने पढ़ा है। तो अच्छा, ये बताओ, अगर हम आपसे ये पूछें कि प्लांट के कौन से ऑर्गन में, ध्यान तो सुनिएगा, प्लांट के कौन से ऑर्गन में भोजन बनता है, तो क्या बोलोगे आप? तो आप आंसर देंगे, ऑर्गन पूछा जाए तो आप बोलेंगे लीफ में। ऑर्गन पूछा जाए या पार्ट पूछा जाए तो आप बोलोगे लीफ। प्लांट के कौन से पार्ट में या कौन से ऑर्गन में बनता है? तो लीफ में बनता है। क्या? भोजन। क्या बनता है? भोजन, यानी फूड बनता है। फूड के फॉर्म में बनता है क्या? ग्लूकोज बनता है उनमें, ठीक है ना, वो बात की बात है। फिलहाल में समझो, ये पूछा जाए कि बताओ प्लांट के किस ऑर्गन में फूड बनता है, तो आप बोलेंगे लीफ। पूछा जाए फूड के, प्लांट के किस ऑर्गेनेल में, प्लांट के किस ऑर्गेनेल में फूड बनता है, तो आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनेल और ऑर्गन में यही फर्क है। ऑर्गेनेल बात की जाए तो कोशिका का कोई अंग होगा, ठीक है ना। कोशिका के जो अंग होते हैं ना, कोशिकांग जिसे हम लोग कहते हैं, कोशिका कोई अंग होगा। तो कोशिका में ही, कोशिका के अंग में ही आता है क्लोरोप्लास्ट। आगे हम पढ़ाएंगे आपको, तो वो बात की बात है। इतना आपके समझ में आ रही बात? दिख रहा है? सब क्लियर दिख रहा है? ब्लर है क्या? ठीक तो दिख रहा है? ठीक, समझ में आ रहा ना? तो ये है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, सेल के ऑर्गेनेल्स सेल के ही अंदर होंगे, सेल के अंदर होंगे। जैसे सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है सर, सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है। और सर सेल के अंदर क्या है, सर सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसा दिखता है। और क्या है सर, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसा दिखता है। इस तरीके से होता है, एक लंबी सी नेटवर्क जैसी बनी होती है ऐसे करके। और सर क्या होता है, गोल्जी अपरेटस होता है। क्या होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, गोल्जी बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं, ये होते हैं। और सर क्या, राइबोसोम्स होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये शामिल है। अच्छा ये बताओ, सेल के जितने ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग जितने हैं, क्या है, कोशिकांग, जितने कोशिकांग हम पढ़ रहे हैं, ये कोशिकांग हैं कहां, ये कोशिकांग सारे हैं कहां, है तो साइटोप्लाज्म में। कहां है ये, साइटोप्लाज्म में। कहां है, साइटोप्लाज्म में। 1 मिनट, कोशिका अंग कहां है, कोशिका अंग कहां है, कोशिका अंग कहां है, साइटोप्लाज्म में। समझ में आ रही बात। अच्छा एक बात मैंने आपको बताई थी, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। सेल के अंदर जो भरा है यहां पर, ये कहलाता है क्या, साइटोप्लाज्म। बताओ, बताया था। हाँ, और ये न्यूक्लियस जो है, इसके अंदर जो भरा है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो भरा है का मतलब क्या, जो भरा है लिक्विड मटेरियल, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो भरा है वो। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला तो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। इतनी बात याद होगी आपको, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला दोगे तो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। इतनी बात याद है आपको, अच्छे से याद होगी। अच्छा अभी हमने ये बात क्यों बोली, क्योंकि हमें साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ना है। साइटोप्लाज्म क्या है, तो देखो, साइटोप्लाज्म जो है यही तो है ना, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म खुद भी दो चीजों से मिलकर के बना है। कौन सी दो चीजें, एक तो ये सेल के ऑर्गेनेल सारे, ये हैं कहां, अच्छा ये बताओ, सेल के सारे ऑर्गेनेल्स हैं कहां, सेल के अंदर हैं आप, ये तो बात आपकी सही है, ये है तो सारे सेल के अंदर। सेल के अंदर भी किसमें है, वो जेली लाइक मटेरियल जो पूरा भरा हुआ, उसी में तो होंगे दबे हुए, उसी में तो होंगे अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात, उसी में तो अंदर होंगे ये, तो बिल्कुल सही है। तो ये सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब हैं कहां, साइटोप्लाज्म में। तो एक तो साइटोप्लाज्म में क्या है, सेल के सारे ऑर्गेनेल्स शामिल है। और एक साइटोप्लाज्म में है साइटोसोल। क्या है, साइटोसोल। सर ये क्या होता है, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है ना, जो ओनली लिक्विड पार्ट है, ओनली, सिर्फ लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस वाला जो पार्ट है। मतलब समझो, साइटोप्लाज्म जो है, उसे हमने साइटोप्लाज्म कब बोला, साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म तब बोलोगे जब उस साइटोप्लाज्म के अंदर लिक्विड वाला जो पानी है ना, उस वो हो और उसके साथ उसमें ऑर्गेनेल्स भी शामिल हो, तब उसको कहोगे साइटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या है, यानी अगर उसमें से हम ऑर्गेनेल्स निकाल दें तो सिर्फ बचा पानी, पानी सा वो जेली लाइक मटेरियल बचा, वो कहलाएगा साइटोसोल। और साइटोसोल में अगर हम मिला दें सेल के ऑर्गेनेल्स तो दोनों को मिला के कह देंगे क्या, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना है सर, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स शामिल होने चाहिए, उसमें साइटोसोल होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो साइटोप्लाज्म आपके समझ में आ गया। अभी साइटोप्लाज्म हटाते हैं एक तरफ, और इस कोशिकांग में से पहला ऑर्गेनेल हम लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है, पहला ऑर्गेनेल यहां दिख रहा है, यहां भी दिखेगा, पहला ऑर्गेनेल लेने जा रहे हैं जिसका नाम है ई आर। ई आर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा पहला हम लोग ऑर्गेनेल पढ़ने जा रहे हैं सेल के अंदर का। वैसे हमने सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल बना दिए, तो हम बहुत सारे पहले हटा देते हैं और सिर्फ इसी को बनाते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें से बाकी सारी चीजें हम इरेज कर देते हैं। तो देखो, ये तो हो गई सेल की मेम्ब्रेन, ठीक, ये हो गया न्यूक्लियस, छोटा सा बना देते हैं, और इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एक हम देखो पार्ट बनाते हैं बढ़िया सा।
चलो भाई इसके बारे में बात करने जा रहे हैं अभी हम। तो यही है क्या, ई आर। क्या है ये, ई आर। बल्कि इसका तो बड़ा सा नेटवर्क होता है, तो हम और बना देते हैं। लो भाई ऐसे करके होते हैं ये, लो बना दिया। ठीक है, तो इसको समझिए क्या है। देखिए ये है ई आर। क्या है ये, ई आर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, तो पहले ये समझो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले दिखता कैसा है ये भी समझो। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ से जुड़ा होता है न्यूक्लियस से, और एक तरफ से जुड़ा होता है सेल की मेम्ब्रेन से। देखो जुड़ा है, ये भी देखो, एक तरफ न्यूक्लियस से जुड़ा है और एक तरफ जुड़ा है किससे, सेल की मेम्ब्रेन से जुड़ा है ना। ये पहली चीज आपके समझ में आई कि ये वन साइड, एक साइड से न्यूक्लियस से जुड़ा होता है और इसकी एक साइड जुड़ी होती है किससे, एंड अदर साइड, वन साइड अटैच्ड फ्रॉम न्यूक्लियस, वन साइड फ्रॉम, ऐसे हमने शॉर्ट में लिख दिया वन साइड न्यूक्लियस, तब समझ में आ जाए आपके बस। तो वन साइड अटैच्ड फ्रॉम न्यूक्लियस एंड अदर साइड अटैच्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है ये बात, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतनी बात क्लियर है, पहली चीज आपके समझ में आई। दूसरी चीज देखो, एक लार्ज नेटवर्क जैसा फैला है सेल के अंदर, को सबसे बड़ा नेटवर्क जैसा फैला है, पूरा जाल जैसा फैला है, ना। तो दूसरी चीज हमें समझ में आई कि लार्ज नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लार्ज नेटवर्क। अच्छा नेटवर्क भी कैसा होता है, तो देखो बहुत सारे, देखो शीट्स जैसी है, देखो शीट जैसी, ये देखो बहुत कवरिंग जैसी है। देखो ये देखो, ये फोल्डिंग जैसी है ना, इस तरीके से, और इस तरीके की जो फोल्डिंग है, ये इस तरह की जो फोल्डिंग है, ऐसी है ना फोल्डिंग जैसी। तो इन्हीं कहते हैं हम लोग, क्या इनको हम लोग कहते हैं शीट्स। लार्ज नंबर ऑफ शीट्स, लार्ज नेटवर्क ऑफ शीट्स। नेटवर्क है पूरा शीट का बहुत बड़ा सा, लार्ज नेटवर्क है किसका, शीट्स का। इतनी बात क्लियर है, शीट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। एंड ट्यूब्स का, ट्यूब्स देखो, ट्यूब्स जैसे निकले हुए, ये देखो ट्यूब्स टाइप से निकले ये। तो ट्यूब्स का और शीट्स का एक लार्ज नेटवर्क है। इतनी बात क्लियर है, ट्यूब्स का और शीट का एक लार्ज नेटवर्क है। इतनी बात समझ में आ रही है आपके अच्छे से, ठीक है। अच्छा काम किस चीज में, हेल्प किस चीज में करते हैं, तो देखो ध्यान से, ये साइटोप्लाज्म में तो शामिल है और न्यूक्लियस से जुड़े हैं। तो इसका मतलब जो साइटोप्लाज्म में चीजें हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो चीजें हैं, उसको ट्रांसफर कराने में, ट्रांसपोर्टेशन कराने में, उधर से इधर लाने में और इधर से अंदर ले जाने में हेल्प कर रही हैं। तो यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, या बिटवीन सेल एंड न्यूक्लियस। सेल, भाई सेल का मतलब साइटोप्लाज्म की बात हो रही है यहां पे। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच के मटेरियल्स का आपस में आदान प्रदान कराने में कौन हेल्प करता है, ये यानी ईआर, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ऐसे याद कर लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। इतनी बात क्लियर है। चलिए भाई एक और अच्छा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं हम लोग, कहीं भी लिख रहे हैं अभी हम, आप नोट्स अपने बताते चलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अरे ये क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन यही करता है भाई। ये सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो, इसको बनाने का काम पता कौन करता है, ये ईआर करता है। ये ईआर जो सेल की मेम्ब्रेन बना रहा है, सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है ईआर, यानी ईआर सेल की मेम्ब्रेन को बना रहा है। मैंने आपसे ये चीज बोली, ईआर सेल की मेम्ब्रेन को बना रहा है। इतनी बात आपके समझ में आ रही है, ईआर सेल की मेम्ब्रेन बना रहा है। कैसे बना रहा है, चलो बताते हैं। इसको बताने से पहले हमें यह समझना होगा कि ईआर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है आरईआर और एक होता है एसईआर। आरईआर वाले को कहते हैं रफ, और ईआर तो पता ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस वाले कहते हैं स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसके नाम से पता चल रहा होगा, रफ यानी खुरदरा खुरदरा सा, स्मूथ यानी चिकने चिकने से। तो ईआर भी दो तरीके होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, एक ईआर हमने नेटवर्क ऐसा बनाया है जिसमें देखो ऊपर बुनकियां जैसी लगाई, छोटी छोटी लगाई है ना, ये छोटी छोटी जो आपने रफ, ये आपने रफ जो आपने सरफेस देख रहे हो, रफ सतह देख रहे हो, ये रफ जैसी, यही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही है आरईआर, यही है क्या आरईआर। रफ क्यों होते हैं, ये रफ क्यों होते हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं। चलो अब आरईआर और एसईआर अभी बता देते हैं। और ये है क्या एसईआर, क्या है ये एसईआर। तो भाई आरईआर और एसईआर होते क्या, पहले समझ लेते हैं।
आरईआर के ऊपर प्रोटीन्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? प्रोटीन, सॉरी, राइबोसोम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम का काम क्या होता है आपको पता है, मैंने बताया था। राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना, और राइबोसोम को बनाने वाले कौन होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर है ना, न्यूक्लियोलस, वो बनाता है। तो अभी आ जाओ मेरी बात पे। आरईआर ये रफ क्यों होते हैं? क्योंकि सर इनके ऊपर लगे होते हैं क्या, छोटे छोटे से बुंदकियां जैसी, जिसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। इसलिए इनकी सरफेस रफ होती है। माइक्रोस्कोप पे ये रफ दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? रफ दिखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये रफ है, ये इनके ऊपर रफ क्यों है? ये क्योंकि राइबोसोम चिपके हैं, और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन बनाने से इन्हें ये एक और इनका काम होता है, एंजाइम्स को बनाना। याद रखिएगा ये बात। एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन यही करते हैं। कौन करता है? ये आरईआर, क्योंकि ये प्रोटीन बना रहा है और प्रोटीन से एंजाइम बन रहे हैं, तो एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन यही करते हैं। अच्छा सर, एसीआर का काम क्या है? ये एसीआर स्मूथ वाला, ये स्मूथ क्यों है? इनके ऊपर कुछ देखो चिपका ही नहीं है, ये आराम से एकदम क्लीन है, एकदम साफ है, एकदम क्लीन है, इस तरीके से है, तो ये एसीआर हो गए। इनके ऊपर तो कुछ कुछ नहीं चिपका है, और ऐसे चिपका दोगे तो ये हो जाएंगे आरईआर, और जो कुछ नहीं चिपका, एकदम बिल्कुल प्लेन है, तो एसीआर स्मूथ। ये माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे तो स्मूथ दिखेंगे। क्या, कैसे दिखेंगे? स्मूथ। अच्छा, ये तो बने थे प्रोटीन से। प्रोटीन क्यों बोला मैंने? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम चिपके हैं, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन बनाने का काम कर रहे होंगे। और ये जो है ना, ये लिपिड्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? लिपिड्स। लिपिड्स या फैट्स एक ही बात है, लिपिड्स या फैट्स एक ही बात। तो लिपिड्स से बने हैं। किससे बने? लिपिड्स से। तो ये स्मूथ है, लिपिड्स है, फैट्स की वजह से चिकने चिकने से हैं, स्मूथ है। अच्छा, ये लिपिड्स हैं, वो प्रोटीन थे, वो राइबोसोम थे, राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, तो राइबोसोम जो थे वो प्रोटीन बनाते थे, तो वो एंजाइम बनाने में मदद कर रहे थे। आरईआर एंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं। और ये जो एसईआर होते हैं, ये लिपिड्स यानी स्मूथ होते हैं, लिपिड से बने होते हैं, इसीलिए ये हेल्प करते हैं क्या बनाने में? हार्मोन्स बनाने में। अपने बॉडी के अंदर हार्मोन्स का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं एसईआर। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी बात समझ में आई? एक और अच्छा पॉइंट एसईआर के बारे में क्या है? एक और अच्छा पॉइंट एसईआर के बारे में ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ये क्या अलग बवाल है डिटॉक्सिफिकेशन, तो समझो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है अपने अंदर कोई ऐसा मटेरियल आ रहा है जो हमारे लिए हार्मफुल है या टॉक्सिक है, जिसके अंदर जो हमारे लिए जहरीला है, हमारी सेल के लिए खराब है, तो उसके अंदर का जहर खत्म, नष्ट कर देते हैं। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अंदर के वेस्ट मटेरियल को, मतलब टॉक्सिसिटी को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये ऐसी यार, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इतना टर्म याद रखना ये कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। किसमें मदद करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन में, तो डिटॉक्सिफिकेशन में कौन मदद करता है? ये एसईआर। और इनका कोई रोल नहीं होता डिटॉक्सिफिकेशन में, इनका कोई भी रोल नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन में। क्लियर है बात? और एसईआर का रोल है डिटॉक्सिफिकेशन में। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। अच्छा, यहां हम कह रहे थे एक अच्छा सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कैसे बनाते हैं? तो ऐसे समझो, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, एक साइड ये न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं और एक साइड इनकी जुड़ी होती है किससे? एक साइड जुड़े होते हैं सेल की मेम्ब्रेन से। और हमने आपको बताया ईआर दो तरीके के हैं, एक आरईआर है, एक एसईआर है। आरईआर रफ वाला है, रफ वाले के ऊपर राइबोसोम चिपके इसलिए रफ है। स्मूथ वाला है, स्मूथ क्यों? क्योंकि वो लिपिड से बने, ठीक है, उनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं चिपके। और आपको पता हो, याद करो, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? मेडअप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन मेडअप ऑफ प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स। और प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। ध्यान दो इस बात पे। ईआर दो तरीके के हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर के ऊपर राइबोसोम चिपके इसीलिए वो आरईआर रफ है। स्मूथ वाले लिपिड से बने हैं, ठीक है ना। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स, राइबोसोम क्या प्रोटीन बनाते हैं ना, तो ऐसे समझो, तो लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों चीजें ईआर के पास में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, वही बना रहे हैं। और ये चिपके किससे हैं? एक तरफ न्यूक्लियस से, एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से। तो देखो सेल मेम्ब्रेन से चिपके हैं ना, तो जो एसईआर वाला सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा वो इसे लिपिड्स देगा, सेल मेम्ब्रेन को लिपिड्स। और इधर वाला क्या देगा? प्रोटीन देगा। क्या देगा? प्रोटीन। और प्रोटीन और लिपिड से मिलके क्या बन रही है हमारी? सेल मेम्ब्रेन। तो यानी ये सेल मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस कराते हैं। अब ये क्या टर्म है वो मत याद रखो आप। बायोजेनेसिस का मतलब है सेल मेम्ब्रेन को बनाना, बस बात खत्म। सो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, बायोजेनेसिस में हेल्प कर रहे हैं कौन? एसईआर और आरईआर। कुल मिला के बोल सकते हो ईआर। ईआर के अंदर ही तो उसके टाइप्स आते हैं। तो ईआर क्लियर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया। एक बात और डिस्कस कर लें क्या? और मुझे क्या लगता है कि इस पर एक और सेपरेटेड वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि मुझको नहीं लग रहा है कि एक इस वीडियो में हम लोग सारे सेल ऑर्गेनल कवर कर पाएंगे, क्योंकि हमको साइड डायग्राम भी बनाने हैं। एक बात और, इसका डायग्राम मैं आपको साइड में कहीं ना कहीं दिखा दूंगा बना करके। अच्छा एक बात और, हमको कहीं ना कहीं डायग्राम बनाने हैं इसके, तो डायग्राम बनाने में समय लगता है, प्लस समझाने में समय लगता है, और इसको बार बार इरेज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है।
तो टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होता है उसमें हमारा। आज हमने सेल ऑर्गेनेल एक ही कवर किया है जिसका नाम है क्या, ईआर। बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स की वीडियो कल आएगी और कल सारे सेल ऑर्गेनेल प्लस सेल की डिवीजन मैं खत्म कर दूंगा। और मैंने आपसे वादा किया था कि पार्ट 5 तक अगर हद है जाएंगे हम, पार्ट 5 से ऊपर नहीं जाएंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद अगर कोई शॉर्ट नोट्स या एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन कुछ आ जाए वीडियो, वो अलग चीज है। सेल की 5 पार्ट्स में, सेल के 5 वीडियो में हम पूरी सेल चैप्टर को खत्म कर देंगे। ये मैंने बताया था, लॉन्ग चैप्टर है, समझाना कंप्लीट है, एक एक पॉइंट लेकर के चलना है, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है, तो ऐसे ही हो पाएगा। तो इस चीज का ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं यहीं पर। सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग पढ़ रहे थे। कोशिकांग कहां होते हैं सारे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल से मिलकर बना है। यानी साइटोसोल वो लिक्विड सब्सटेंस जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, उन दोनों को मिला के आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे गोल्जी एपरेटस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे लाइसोसोम है, बहुत सारी चीजें हैं। उसी प्रकार से जैसे यहां पर हमने सबसे पहला ऑर्गेनेल पढ़ा ईआर, क्या पढ़ा, ईआर, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक आरईआर, एक एसईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरफ ये न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं और एक तरफ ये अटैच्ड होते हैं किससे, हमारी सेल मेम्ब्रेन से। अच्छा, आरईआर रफ वाले क्यों कहलाते हैं, आरईआर को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रफ इसलिए उनके ऊपर राइबोसोम चिपके हैं, इसलिए उनकी सरफेस रफ है। और इनके ऊपर, स्मूथ वाले के ऊपर कुछ नहीं चिपका है, वो स्मूथ है। स्मूथ वाले लिपिड से बने हैं और उनके ऊपर राइबोसोम चिपके हैं और राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए वो प्रोटीन से बने, ऐसा कह सकते हैं। और आपको पता है ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करते हैं, कौन, ईआर। क्यों, ईआर दो तरीके के हैं, आरईआर, एसईआर। आरईआर प्रोटीन बना रहा है, एसईआर लिपिड्स बना रहा है। और आपको पता है सेल की मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन से, तो बस उसी से बना रहा है, उसी से अटैच्ड भी है। क्लियर है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, एक साइड ये न्यूक्लियस से जुड़े हैं, एक साइड ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, लार्ज नेटवर्क है शीट्स का और ट्यूब्स का, ये पढ़ा। एक और बात यहां अच्छी समझ लो, जो नेटवर्क तो है इनका अच्छा खासा, यहां बना देते हैं। जैसे मान लो ये है, तो ये फोल्डिंग जैसी आपको दिख रही है, ये जो फोल्डिंग जैसी होती है, ये ऐसे लंबा सा नेटवर्क होता है। आप फोटो में देखिए, डायग्राम में देख लेना, फोटो जब आप लगा देंगे कहीं ना कहीं देखना। तो ये जो फोल्डिंग है, फोल्डिंग, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्न। क्या कहते हैं, सिस्टर्न, सिस्टर। ये जो फोल्डिंग्स हैं, ये जो फोल्डिंग्स हैं, इसमें ये फोल्डिंग, यहाँ फोल्ड है, मुड़े हुए, घूमे हुए, इन फोल्डिंग्स को हम लोग सिस्टर्न कहते हैं, CISTERN, सिस्टर्न। और प्लूरल में इसे हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, NAE, सिस्टर्नी। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ग्रामर भी पढ़ दो भैया, ये सिंगुलर है सिस्टर्न और प्लूरल हो जाएगा सिस्टर्न। इतनी बात क्लियर है। तो लार्ज नेटवर्क है शीट्स का और ट्यूब्स का, है ना लार्ज नेटवर्क। ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं मटेरियल्स, कौन सा मटेरियल्स भाई, जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में जाएगा, या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएगा, न्यूक्लियस के पास जाएगा, कुल मिला के उसमें हेल्प कर रहे हैं कौन, ये यानी ईआर। फोर्थ पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद कर रहे हैं, अभी बताया था, बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में मदद करते हैं। इतनी बात क्लियर है। बस यही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं और यहां पर हमारा ईआर खत्म हो गया। सेल ऑर्गेनेल्स और भी है, मैंने आपको बताया 5 से 6 सेल ऑर्गेनेल और हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और सेल डिवीजन में कुछ है नहीं, एक छोटा सा पॉइंट है, शॉर्ट नोट लिखेंगे, सेल डिवीजन कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और कल लास्ट वीडियो एक और आएगी सेल पर, उसको आप देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा और यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिएगा, मिलते रहिएगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।